तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्जामिनेशंस 2024 के लिए आपका स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति क्या रहना चाहिए आने वाले 60 दिन, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पेपर जो है वो आपके दिसंबर के लास्ट या फिर मैक्सिमम अगर पोस्टपोन हो तो जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिले, जिससे लगभग आपका आज के दिन से 1-2 महीने यानी कि 60 दिन का आपके पास समय है। तो इस 60 डेज को प्रॉपरली आपको प्रोडक्टिवली किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको किस प्रकार से आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके प्रैक्टिस करना है, और अगर आप एक रिपीटर हो जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो उनको किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है, जैसे कि साल 2024 के इस एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन को हम जबरदस्त तरीके से क्रैक कर सके। तो वो सारे के सारे चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ यहाँ पे मैं कौशिक मोहंती लेके आ चुका हूं। तो सेशन को एंड तक जरूर से देखिएगा अगर आप इस सेशन से बेस्ट प्रोडक्ट आउटपुट निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कुछ की पॉइंट्स जो आपके हाइलाइटर्स है उनको एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हम इस सेशन में क्या डिस्कस करेंगे। पूरे 60 डेज का रोड मैप और स्ट्रैटेजी प्रॉपरली आपका क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपके जो एग्जाम पैटर्न है और इसका एक्सेप्शन तो बड़ा खास है। अगर आपने अभी तक जितने भी पेपर दिए हैं ना उन सब में आपका सेक्शनल कट ऑफ था, लेकिन एसबीआई पीओ जो एग्जामिनेशन है वहां पे आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ बच्चे आपके मेंस एग्जामिनेशन में इस वजह से रुक जाते हैं क्योंकि उनका एक सेक्शन जो है वो बहुत पुअर होता है। कहीं ना कहीं कोई बच्चे का वो चीज करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस हो सकता है, किसी स्टूडेंट का वो क्वांट हो सकता है, किसी स्टूडेंट का वो रीजनिंग हो सकता है, किसी स्टूडेंट का वो इंग्लिश हो सकता है। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में पुअर हो और एक ही सब्जेक्ट के सेक्शनल कट ऑफ को ना क्लियर करने के वजह से आप पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक सेक्शन के बिना यहां पे पेपर आराम से निकलेगा। लेकिन सर मेरे तो 2 सेक्शन वीक हैं, तो बाकी के 2 सब्जेक्ट से इतना ज्यादा मार्क्स लाना मतलब लगभग इंपॉसिबल हो जाता है। तो मैं आपको कुछ ऐसा गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में पुअर हो तो बाकी तीनों में कैसे आप एवरेज परफॉर्म करके इस पेपर को क्लियर कर सकते हो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट सिलेबस एंड इट एफिशिएंट वे टू कवर इट, मतलब सिलेबस तो हमें पता है कि क्या क्या है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा और उसको प्रोडक्टिवली एफिशिएंट मैनर में कैसे कंप्लीट किया जाएगा वो हम चर्चा करेंगे। और एक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जब मैं एफिशिएंट वे की बात कर रहा हूं तो बहुत सी चीजें हैं जो हमें पढ़ने होते हैं और बहुत सी चीजें होते हैं जिन्हें हमें स्किप करना होता है। तो इसके बारे में जानकारी हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस से ही मिल सकता है। तो यानी कि पिछले 5 साल यानी कि 2019 से लेकर 2023 तक सारे के सारे पेपर में क्या कुछ क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिला था, कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस टॉपिक से किस सब टॉपिक से आपको देखने के लिए मिला था, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो आप हमें पूछते रहते हो कि सर मैंने इतने मार्क्स किए हैं, इतने मार्क्स मेरे रह रहे हैं, इतना एक्यूरेसी रह रहा है, इतना परसेंटाइल रह रहा है, क्या मैं सही जा रहा हूं। तो आपके लिए एक अच्छा खासा नंबर जो आपको मॉक्स में अटेन करने हैं उसके बारे में आइडिया देने के लिए मैं पिछले 5 साल का कट ऑफ ट्रेंड जो है उसका भी एनालिसिस करूंगा विद वैकेंसीज कि वैकेंसीज जब इतने इतने रहते हैं तो इस कट ऑफ क्या रहता है। तो उस बार से आपको भी आइडिया लग जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा कि इस बार अगर हमारा जो वैकेंसी है वो अगर इतना है तो उसके हिसाब से हमें कितना टारगेट लेके चलना है। तो वो हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि कट ऑफ जो है वो बच्चों के परफॉर्मेंस और एग्जामिनेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बट एक आइडियल सिचुएशन में अगर पास्ट के सारे आंकड़ों को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वाइज कहें तो क्या कुछ इस बार का कट ऑफ रह सकता है जिसके हिसाब से हमें एक नंबर टारगेट रख के मॉक में चलना है, उसके लिए ही ये चीज मैं आपको बताऊंगा। इसका और वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है। डेली टू डू लिस्ट, डेली आपको रूटीन क्या बनाना है, सारे सब्जेक्ट को कितने कितने टाइम देने हैं, प्रॉपर वे आपका मॉक टेस्ट कैसे देना है जैसे कि आप मॉक टेस्ट से बेस्ट आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकें, और हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेन साइमल्टेनियसली। अगर आप प्री के लिए तैयार हो चुके हैं तो मेंस की तैयारी साइड बाय साइड कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप प्री के बाद कंप्लीट मेंस के ऊपर जंप करोगे और एक साथ तैयारी नहीं करोगे तो पेपर कभी क्लियर नहीं होने वाला। तो कैसे आप साइमल्टेनियसली मेंस एग्जामिनेशन को लेकर चलोगे उसके बारे में भी हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप अभी तक आप सभी ने एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दिया होगा, और अपना जो फीडबैक है इस सेशन के रिगार्डिंग मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर से बताइएगा। मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल के साथ साथ करियर डिफाइनर के डिफरेंट एप्लीकेशन, वेबसाइट, हर जगह प्लेटफॉर्म्स पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने के साथ आपके इस बैंक एग्जाम्स की तैयारी में आपको प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करते आ रहा हूं। जिस बैंक की आप तैयारी कर रहे हो उन बैंक्स में मैंने ऑलरेडी 1.5 ईयर्स काम किया हुआ है। तो मतलब अपने 7 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस और साथ ही साथ 1.5 ईयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस को मिला के जो चीजें आपको जरूरत होता है वो सारे के सारे वक्त रहते हैं मैं कौशिक मोहंती आप तक प्रोवाइड करते रहता हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बहुत हो गया बातचीत, अब सीधा आते हैं मुद्दे पे। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2024 का अगर आपका एग्जामिनेशन पैटर्न देखने के लिए मिले तो कैसा दिखेगा। 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। 30-35 क्वेश्चंस और मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क, तो 30-35 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर। 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग तो है बट सेक्शनल आपका कट ऑफ नहीं है।
प्रीलिम्स में इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको जब नंबर्स दिखाऊंगा कि प्रीलिम्स में आपका कट ऑफ क्या कुछ गया है, तो अगर आप एक सब्जेक्ट में पूरा अंडर एवरेज, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स में अगर आप किसी सब्जेक्ट में अंडर एवरेज हो ना, तो शायद प्रीलिम्स क्लियर करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर है ओवरऑल का वो अच्छे खासे जाते हैं और पेपर भी अच्छा खासा पूछा जाता है। ये कोई क्लरिकल पेपर नहीं है कि आप 35 में से 35 क्वांट या रीजनिंग उड़ा लोगे। ये एसबीआई पीओ जो कि साल के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है, वो वहां पे आपके क्वांट में भी ना 25 आते आते और रीजनिंग में 25 पहुंचते हालत खराब हो जाएगा। तो इन सेक्शन से आप मैक्सिमम 50 खींच सकते हो। तो ओवरऑल कट ऑफ अगर 60 के पार जा रहा है, मैं दिखाऊंगा जो कि, तो अंग्रेजी में कम से कम 10-12 नंबर, चाहे वो सेक्शनल कट ऑफ हो या ना हो, आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको प्री में नहीं मिलेगा। प्री में तो आपको बेसिक नॉलेज से आपको ये चीजें पार करने, बट जब बात आती है उसके हाई लेवल चीजों, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका ये कहना है कि सर क्वांट के प्री लेवल के चीजें तो मैं बना देता हूं लेकिन मेंस हिलते नहीं है, वहां आप एडवांटेज ले सकते हो। बट मैं तो क्वांट के लिए वो नहीं कहूंगा, शोभा नहीं देता, क्वांट टीचर हूं, तो मैं आपको क्वांट का अच्छा खासा कैसे स्कोर करना है उसके बारे में बताऊंगा। ये चीज अगर आपका रीजनिंग या इंग्लिश में हो रहा है कि प्री के आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बन जाते हैं, बट जब लेंदी क्वेश्चन मेंस के पजल्स वगैरह होते हैं तो आपके नहीं बन पाते, तो वहां पे उस चीज सेक्शनल कट ऑफ का कैसे एडवांटेज लेना है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम पैटर्न बताया। भले ही सेक्शनल कट ऑफ ना हो, सेक्शनल टाइमिंग है 20-20 मिनट का, जैसे आपका आईबीपीएस पीओ प्री में अभी आपने हाल ही में दिया था वैसा ही। अब अगर मैं बात करूं तो इन 30 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं वो कहां कहां से, किस एरिया से पूछे जाते हैं, मैं एक बार हट जाता हूं ताकि आप एक बार प्रॉपर्ली स्क्रीनशॉट इसका ले पाओ और नोट करके रख पाओ। तो जब मैं यहां पे देख रहा हूं तो सबसे पहले रीडिंग कंप्रेहेंशन की अगर मैं बात करूं तो हर साल लगभग 7 से 8 मार्क का एवरेज, 9 मार्क तक भी गया है, तो एक 8 मार्क का मैं एवरेज मान के चल सकता हूं कि आपके रीडिंग कंप्रेहेंशन से क्वेश्चंस आते हैं। एरर डिटेक्शन से 6, 4, 6, 5, 6, मतलब लगभग एक 4, 5, 6 का एवरेज अगर मैं देखूं तो एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चंस आपको लगभग हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स की मैं बात करूं तो कभी आता है, और क्लोज टेस्ट की बात करूं तो कभी आता है। मतलब देखो, जहां आपके फिल इन द ब्लैंक्स आए क्लोज टेस्ट नहीं, जहां क्लोज टेस्ट है फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, और जहां फिल इन द ब्लैंक्स है वहां क्लोज टेस्ट नहीं, और कभी कभार 2। तो 2 एक्सपेक्ट करना हम सही नहीं समझेंगे। एवरेज अगर मैं पिछले ही 4 साल, क्योंकि 19 का पैटर्न शायद अलग था, तो उस हिसाब से देखूं तो फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट से एवरेज आपको एक 5 क्वेश्चंस का देखने के लिए मिल सकता है। बात एक ही है, फिल इन द ब्लैंक्स में अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग स्टेटमेंट्स होंगे, यहाँ पे एक ही पैराग्राफ में पूरे के पूरे सारे के सारे फिलर्स होंगे। रीअरेंजमेंट की बात करूं तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको कभी देखने के लिए मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो अगर इससे मिलेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मिलेगा तो 5, और नहीं मिलेगा तो इसके बदले में कुछ और मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कोई सेंटेंस कंप्लीट गलत है तो उसको रेक्टिफाई करके आपको इंप्रूव करना होता है, वहां से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। वर्ड स्वैप से आपके लगातार पिछले 4 सालों से क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, 4, 4, 2, 5 आप देख पा रहे होंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो इसके भी आपको गारंटीड देखने के लिए मिल रहे हैं। मैच द कॉलम 19 और 20 में आ रहा था, 20, 21, 22, 23 यहां पे ये मैच द कॉलम देखने के लिए नहीं मिला, तो मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा। जिस इडियम्स एंड फ्रेजेस के पीछे आप दिन रात मेहनत करते रहते हो, रट्टा मारते रहते हो, उसमें से कभी एक साल 2020 में क्वेश्चन आया था, उसके बाद से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। इसको ये नहीं कहूंगा कि ना पढ़ो, इससे हम अपना प्रायोरिटी सेट करेंगे कि भाई रीडिंग कंप्रेहेंशन आरसीज इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आएगा 8 नंबर का एवरेज। एरर डिटेक्शन आपको आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, कैसे आपके रूल्स, किस रूल से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस पे फोकस आपको रखना है। फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट पे आपको डेफिनेटली फोकस रखना है, क्योंकि ये डेफिनेटली 5 मार्क के आते हैं। अगर मैं यहां उसके बाद की बात करूं तो रीअरेंजमेंट के भी आपके लगभग बहुत बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, वो आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। इंप्रूवमेंट, वर्ड स्वैप, यहां पे आप चीजों को ना अल्टरनेट करके, कि मतलब अगर ये दोनों आगे तो ये नहीं आएगा, ये दोनों आगे ये नहीं आएगा, तो यहां से मेजर क्वेश्चन। मैच द कॉलम और इडियम्स एंड फ्रेजेस से बहुत रेयरली क्वेश्चन, पास्ट में वो भी बहुत पहले 2020 में पूछा जा रहा था, तो इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी कि अगर मैं इन सबके ऊपर कमांड हासिल कर दूं प्रायोरिटी वाइज, उसके बाद में इसके ऊपर आऊंगा। लेकिन बच्चे ना सबसे पहला फोकस आपके रखते हैं वोकैब्स, इडियम, फ्रेजेस, वो नहीं। प्रायोरिटी सेट करो कि आपको ग्रामर्स पे पहले फोकस करना है, उसके बाद इन सारी चीजों को रटने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ आता है, कैसे कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रीजनिंग का भी जल्दी से। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर मैं यहां पे देखूं तो रीजनिंग के यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस मिलते नहीं यूजुअली। अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं तो हमें लगता है बहुत से बच्चे इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि चाइनीज कोडिंग का ट्रिक उनको मालूम होता है, वो भड़ाक से बना देते हैं। जब पेपर में चाइनीज कोडिंग नहीं आता, कोडिंग नहीं आया, तो आपको पहले से ही आगाह कर दिया जा रहा है कि कोडिंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो चलेगा, वी आर रेडी फॉर इट। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से भी आपको क्वेश्चन ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। बहुत पास्ट में एक बार मिला था, फिर रिसेंटली नहीं मिले हैं। मतलब मैक्सिमम शिफ्ट की मैं बात करूं, अगर आपका कोई एक एक्सेप्शनल शिफ्ट है तो वहां पे ये चीजें आ सकते हैं, बट एक एवरेज शिफ्ट अगर मैं बात करूं
तो वहां पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग से एसबीआई पीओ में खासकर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो पूछे कहां से जाते हैं? यहाँ सिलॉक्स और इनइक्वालिटी जो आपने आरआरबीज के टाइम में देखा था, बहुत से पेपर में कभी कभार था भी नहीं, वो चीजें यहां पे रेगुलर बेसिस पे आते हैं। तो इनइक्वालिटी और सिलॉक्स 5 5 7 6 3, तो एक 5 6 मार्क का, 6 मार्क का तो मैं एवरेज मान के चल सकता हूं यहां से 3 3 का, कि यहां से क्वेश्चंस आएगा। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पे ब्लड रिलेशन, ये आपका एसबीआई पीओ एक ऐसा पेपर आने वाला है जहां पे भर भर के आपको पजल्स देखने के लिए मिलेंगे। 35 मार्क से आधे से ज्यादा लेके 18 23 मार्क, 20 20 25 मार्क, ये मेरा ही शिफ्ट था 2023 में, 25 मार्क के मुझे पजल्स पूछे गए हैं, जहां पे सर्कुलर में इनवर्ड आउटवर्ड है जो कि अच्छा लेवल होता है, फ्लैट एंड फ्लोर होता है, स्टैक अरेंजमेंट जो आपका होता है बॉक्स, लीनियर और अवॉबी डेजिग्नेशन एक पैरामीटर के साथ, अनसर्टेन का। तो मतलब मेरे ही शिफ्ट में 25 मार्क के। तो बच्चे क्या होते हैं ना, इस चीज के लिए कभी तैयार नहीं रहते, वो सोचते हैं कि नहीं मिसलेनियस 15, पजल मैक्स 20, ऐसा मैक्स नहीं है। 25 मार्क के हैं, 20 मार्क के तो एवरेज है, मतलब 20 जो आप पेपर सोच रहे हो ना वो आइडियल पेपर है। 23 मार्क के भी आ रहे हैं, 25 मार्क के भी आ रहे हैं, तो ये रेडी रह के रहिएगा कि आपको 5-5 सेट के भी यहां पे पजल्स देखने के लिए मिलेंगे। और हाँ, एक जो इसका एडवांटेज है कि आपको ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस टेस्ट से भी गारंटीड क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब चीजें कहीं ना कहीं वो लेंदी रखता है, वो मिसलेनियस पे कम ही फोकस करता है। मिसलेनियस पे उसने मेन जो सबसे ज्यादा कम टाइम और स्कोरिंग वाले कोडिंग डिकोडिंग और अल्फान्यूमेरिक सीरीज, वहां से वो क्वेश्चन पूछना कम करता है। सिलॉक्स इनइक्वालिटी से पूछेगा, और अगर सिलॉक्स इनइक्वालिटी हटा देगा तो जाके यहां से 3 3 6 मार्क, मतलब ज्यादा मार्क एक्सपेक्ट मत कीजिए। और मिसलेनियस के 2 2 3 जो आपके सिंगल सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 3, और यहां पे 4 क्वेश्चन। तो मतलब अगर मैं आपको एक बैलेंस्ड पेपर कहूं तो आपके पास 3 3 6 4 10, मतलब वो भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप देखो डायरेक्शन सेंस का, इनसे मिसलेनियस से 10 क्वेश्चन और बाकी के 25। तो इस प्रकार के पेपर के लिए भी वोस्ट के लिए रेडी रहिए, जहां मेरे शिफ्ट में ना इनइक्वालिटी था, सिलॉक्स था, ना सॉरी इनइक्वालिटी था, सिलॉक्स नहीं था, अल्फान्यूमेरिक सीरीज नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग नहीं था। तो ये मैंडेटरी नहीं है, आपको पजल्स पे अपना ज्यादा फोकस रखना है। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो शायद आप ये माइंड में चलते कि 15-20 का है, हम उसमें से 15 और इसमें से 2 पकड़ लेंगे, 25 हो जाएगा। नहीं, यहां से 25 आने के लिए इनको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से हार्डली आप 10 मार्क ही खींचोगे, तो बाकी के 15 क्वेश्चन कहां से खींचोगे, यहां से ही तो आना पड़ेगा। तो अब अगर आप एसबीआई पीओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेरे इस स्ट्रैटेजी वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज क्लियर हो गया कि पजल्स को स्किप नहीं किया जा सकता, पजल्स को पढ़ना पड़ेगा। सेम चीज जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आते हो तो क्वांट का हमेशा से एक बैलेंस्ड पेपर हर एग्जाम में देखने के लिए मिला है, जहां पे अगर मैं देखूं तो स्पीड मैथ्स के 2019 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 5 5, बट वो ट्रेंड बहुत चेंज हो चुका है। 20 में भी वैसा ही आ रहा था, 5 5 5 आ गया था, बट वो ट्रेंड पिछले 3 साल में कंप्लीट चेंज हो चुका है। वो आपको सेट ऑफ 2 देगा, अगर आप देखोगे तो बड़े खूबसूरत तरीके से यार। नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन 12 6 6, और 22 में आपको अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक, ये सबसे बेस्ट शिफ्ट है। और आपके 23 में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरा शिफ्ट में था, ये आपको मिलेगा 12, मतलब सेट ऑफ एनी 2, नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक, या फिर आपका जो नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। क्लियर? यहां से आपके लगभग 12 मार्क के क्वेश्चंस होने के बाद, यहां से लगभग आपके 12 मार्क के क्वेश्चंस होने के बाद डीआई की मैं बात करूं तो पहले 10-12 के आ रहे थे, अब उसने वो चीज बढ़ा दिया है, क्योंकि उसने 2 डीआई के साथ एक कैसलेट, 2 डीआई के साथ एक कैसलेट, और ये सारे मेरे ही एनालिसिस है, 21 22 23, ये सब मेरे ही एनालिसिस, मतलब मेरे पेपर में एग्जैक्ट पूछा गया है। ये कोई ऐसा नहीं कि एनालिसिस कैलकुलेटिव नहीं, कितना होगा नहीं, ये पूरे सत्य है, ये मेरे ही शिफ्ट में आए हैं। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लगभग जो 15 मार्क का एवरेज, 15 17 14 एवरेज, अगर मैं एक 15 मार्क्स का पकड़ूं तो 5 5 और 5, या फिर 6 6 3, 6 6 3, यहां पे जैसे 6 5 3 है, 6 6 3 भी आप पकड़ सकते हो। एक 15 मार्क का एवरेज, 2 सेट के डीआई, जहां पे हर बार आपको टेबल के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और फिर बार ग्राफ के मिलने के भी चांसेस हैं ज्यादा, पाई चार्ट भी मिल सकता है, लाइन कुछ भी मिल सकता है, बट टेबल और बार ग्राफ के सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होते हैं, और एक कैसलेट आप हिसाब में रखिएगा। तो लगभग 15 मार्क्स के आपके डेटा इंटरप्रिटेशन आएंगे। ये हो गया आपके 27 नंबर का एवरेज, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो पूरा पेपर है, चाहे 10 हो, 8 हो, 8 हो, 7 हो, 9 हो, 7 8 9 10 नंबर का आपको अरिथमेटिक मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जैसे मैंने आपको रीजनिंग का एनालिसिस बताया, उसमें क्वांट में एक एक्सेप्शनल केस ये है कि सर बढ़िया पेपर है, ये 12 तो मैं कर लूंगा, ये डीआई सारा का सारा कर लूंगा तो 25 हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है, डीआई के क्वेश्चंस लेंदी होंगे।
आपको भले ही ग्राफ इजी दिया जाए कि डायरेक्ट टेबल दिया जाए या फिर डायरेक्ट बार ग्राफ में आपको टोटल और सोल्ड दिया जाए, आप माइनस करके अनसोल्ड निकालो, बट उसके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े लेंदी होते हैं। तो अगर आप ईगो पे लेके अरिथमेटिक को ना देख के खाली डीआई के ऊपर ही फोकस करोगे तो क्या होगा, आपके अटेम्प्ट जितने होने चाहिए, मैं एग्जैक्ट कोई नंबर्स नहीं दे रहा, जितने होने चाहिए उतने नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अरिथमेटिक में कुछ ना कुछ ऐसे सवाल होंगे जो 30-40 सेकंड्स में भी बनेंगे। आप उनको छोड़ के हर एक डीआई के उन क्वेश्चंस को पकड़ रहे हो जो कभी कभार 1.5 से 2 मिनट एक एक बीट भी ले सकते हैं। तो इसलिए आप आइडियली अपने टाइम को वहां पे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कीजिएगा कि आपके जो 3 सेट के डीआई और कैसलेट मिलेंगे, कैसलेट के तो आप कैसलेट में ज्यादा टाइम दोगे उसको डिकोड करने में, तो उसके इंडिविजुअल क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं रहेंगे, बट जो डीआईस के 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी रहेंगे और 2-3 क्वेश्चन आपके ईजी रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप इजी क्वेश्चन को पिक करके लेंदी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके जाओगे और अंत में अगर आपके पास 2 से 3 मिनट बचा है, तो उस सेक्शन में जब आप अरिथमेटिक के पास जाओगे और आपके अरिथमेटिक जो चीजें डुएबल आपको लग रहा है, या फिर क्वेश्चन का लेंथ छोटा हो, या फिर आपका वो टॉपिक में कमांड अच्छा हो, या फिर आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जो आपने पहले कभी सॉल्व किया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने कॉमन लैंग्वेज डेली बेसिस पे प्रेडिक्टेबल लैंग्वेज के साथ हो, उसको अगर आप करोगे तो आपके अटेम्प्ट्स जो है वो पुश हो सकते हैं थोड़ा ज्यादा। हम अपना पूरा फोकस जब डीआई पे रख देते हैं तो वही होता है, हम ईगो के हिसाब से हमारे मार्क्स जितने आने चाहिए उतना नहीं हो पाता, और बच्चे हमेशा रिग्रेट करते हैं कि सर इतना बढ़िया पेपर आया था, मैं 18 नंबर किया, मैं 17 नंबर किया, 19 नंबर, 25 हो जाता क्यों नहीं, क्यों हुआ नहीं, क्योंकि आपने इस पे फोकस नहीं किया। अब मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि पास्ट में हमारे जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हो चुके हैं अभी तक, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, हर जगह में डीआई का सेम सीन देखने के लिए मिला और अरिथमेटिक इजी। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर अब चीजें को चेंज कर रहा है, उसने देखा पास्ट में बच्चे डीआई में बहुत बढ़िया स्कोर कर पा रहे हैं और अरिथमेटिक में नहीं, तो उसने अभी स्विच कर दिया, उसने अरिथमेटिक का लेवल और कम कर दिया और डीआई का लेवल और बढ़ा दिया कि अगर करना है तो और टाइम उस पर इन्वेस्ट करो, ऐसा नहीं कि ऐसे मुफ्त में मार्क लेके चले जाओ जैसे हम पास्ट में लेके आते थे। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे अगर आप क्वांट पे एक अच्छा डिसेंट स्कोर लाना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ पे ही डिपेंड कर, सेक्शनल कट ऑफ तो इस पेपर में है भी नहीं, बट अगर आप ओवरऑल इस नंबर को क्लियर करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कट ऑफ दिखाऊं तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2019 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 71 है। वैकेंसीज आपके लगभग 2000 ही आते हैं हर बार, जैसे कि उसके अगले साल फिर वैकेंसीज 2000 आए, कट ऑफ 58.5, फिर उसके अगले साल वैकेंसीज 2056 अप्रॉक्स 2000 आए, कट ऑफ 63, 1683 कट ऑफ, मतलब आपके जो ये हैं कम हो गए वैकेंसीज, और कट ऑफ 59.5 जनरल का, और 2023 का 2000 वैकेंसीज में 59.25, मतलब इसको अगर मैं नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पे एक्सप्रेस करूं 60, मतलब 59 आई नो नेक्स्ट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जीरोस टेंस, तो 60 60 60 60 70 60 60 60 60 70, मतलब 70 को अगर मैं एक्सेप्शनल केस मानूं तो अगर आपको 60 का आंकड़ा पार करना है, अब आप समझ गए कि मैंने अपना पहला पॉइंट जो कहा था कि इंग्लिश पे अगर आप बहुत वीक हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनमें से 25 25 50 लाना भी मुश्किल है। आप यहीं पे 20 में अटक जाओगे क्वांट में, अगर आप अच्छे से अरिथमेटिक पे फोकस नहीं करोगे। अगर आप अरिथमेटिक पे फोकस करोगे तभी जाके आप 25 के नंबर तक पहुंच पाओगे। विदाउट अरिथमेटिक रीचिंग 25 इज इम्पॉसिबल, मेरे अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे से कह रहा हूं। विदाउट पजल्स के अच्छे खासे लॉजिक आइडियाज के बिना 25 अटेनिंग 25 इज इम्पॉसिबल। एंड अगर आप 25 25 50 अगर अटेन नहीं कर पा रहे हो तो यहां पे और अच्छा अटेन करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर वीक एट इंग्लिश और आपके इंग्लिश में 10-12 नंबर से ज्यादा नहीं हो पा रहे तो आपके चांसेस कितने कम हो जाएंगे आप देख रहे हो। मैं बस एनालिसिस कर रहा हूं और आपको एक आइडिया दे रहा हूं। तो पहला चीज, आपको एक प्रीलिम्स लेवल का अच्छा खासा नॉलेज इंग्लिश का होना चाहिए, इजी लेवल बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे कि आप लगभग एक 15 मार्क तक पहुंच पा रहे होंगे। बाकी अगर इनमें से आप 25 25 बटोर दोगे तो 25 25 50 15 65 एक अच्छे खासे डिसेंट स्कोर तक आप पहुंच सकते हो। उसके बाद बहुत से फैक्टर्स होंगे जैसे कि एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी वगैरह, वो सब के बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो एक 65 का अटेम्प्ट अगर आप मॉक टेस्ट में भी ले रहे हो, यही पर्पस था मेरा कट ऑफ दिखाने का आपको, तो भी आप एक अच्छे को अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके हो। अगर आप 50s 55 में हो तो आपको और पुश करने हैं ये नंबर को, पहले 60 तक फिर 65 तक, और 25 क्वांट में बार बार कह रहा हूं, 25 रीजनिंग में बार बार कह रहा हूं, तभी अटेनेबल है जब आपके पजल्स और अरिथमेटिक पे अच्छा कमांड हो। विदाउट पजल एंड अरिथमेटिक क्लियरिंग दिस पेपर इज नियरली इंपॉसिबल। आगे बढ़े। ये मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस ईयर, अगर सर आपने तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कह दिया, आप तो डरा रहे हो 25 लाना इंपॉसिबल है, 50 लाना इंपॉसिबल है, 30 लाना इंपॉसिबल है। एक बार मैं पेपर तो देख लूं, कहां से देखूं? आपको ये जो प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे
22 का पेपर आपको मिल जाएगा एसबीआई पीओ का, 21 का पेपर मिल जाएगा और 20 का पेपर मिल जाएगा। सर 23 का अगर आप कमेंट करोगे तो मैं साल 2023 का पेपर, जैसे आपने कल कमेंट किया, बहुत तादाद में कमेंट किया कि सर नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक जो आपने पेड में पढ़ा है उसको फ्री में भी यूट्यूब पे अपलोड कर दो, तो मैंने किया, आपने कमेंट किया, मैंने रिप्लाई में वो चीज दी आपको। तो अगर आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2023 का जो एग्जैक्ट पेपर मेरा और बाकी जहां से आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब प्रेडिक्टेड टाइप का, मतलब गेस करके कि हाँ ऐसा आया होगा वैसा आया होगा, तोड़ मरोड़ के लैंग्वेज के टुकड़े टुकड़े, मैं जो आपको पेपर दूंगा वो एग्जैक्ट मेरे शिफ्ट में आया था टाइप का पेपर, पूरा एग्जैक्ट नंबर्स और आंसर्स, क्वेश्चंस, लैंग्वेज, बीट, एवरीथिंग सेम। तो आप मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा अगर आपको साल 2023 का पेपर चाहिए तो, प्रीलिम्स का और मेंस का। कट ऑफ के बारे में हमने चर्चा कर दिया, थोड़ा पढ़ ले, मतलब पढ़ना कैसे है, हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस एंड बाय व्हेन, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और कब तक। ये पहले मैं कुछ बच्चे जो अभी बिगिनर्स हैं जो सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं उनके बारे में पहले चला जाता हूं, फिर सिलेबस जिनका कंप्लीटेड है उनके पास आऊंगा। तो या फिर जो अगर आप रिपीटर हो तो थोड़ा आगे आप स्किप कर सकते हो। सर यहां तक तो जनरल अवेयरनेस तक ठीक था, ये कंप्यूटर कब से आने लगा? मैंने कहा कंप्यूटर जो है वो आपके रीजनिंग सेक्शन के अंडर है। अगर मैं आपको एक बार मेंस का दिखा दूं तो मेंस में आप देखोगे तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक सेक्शन है जहां पे 40 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है जहां पे आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन है वो रीजनिंग के साथ है। हालांकि पिछले मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से ये चीज कह रहा हूं कि आज तक आपको कंप्यूटर कभी देखने के लिए नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्यूटर को कंप्लीट इग्नोर कर दो, नहीं। अगर आपने आरआरबी पीओ मेंस या आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए कंप्यूटर पढ़ा है तो और कुछ मत करो, जब पेपर आएगा एक बार उसको ओवरलुक करके रिवाइज करके चले जाइएगा। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको कितना क्या करना है वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता दूंगा। अब बाकी ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इन पे कैसे हमें फोकस करना है। सबसे पहले मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पास आ रहा हूं। क्वांट में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन से ही स्टार्ट करना है। उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन के ऊपर अच्छा खासा कमांड आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन हर एक जगह इंपॉर्टेंट होगा। फिर नंबर्स के अच्छे बॉन्डिंग फैक्टर्स वगैरह के लिए आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज खत्म कर दो। फिर मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में इन दोनों का आपका इंपॉर्टेंस आएगा, क्योंकि आपके मल्टीप्लिकेशन सीरीज में फैक्टर्स वगैरह उसका रोल रहेगा। और जितना आपने फास्ट अपने कैलकुलेशन को किया है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के तहत, उतना ही फास्ट आप डिफरेंस वगैरह चीजें निकाल के मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज के पैटर्न्स जो है वो पकड़ पाओगे। तो ये 3 चीज जिनको हम स्पीड मैथ्स कहते हैं, इनको सबसे पहले कंप्लीट करेंगे तो उससे आपके 12 मार्क्स जो हैं वो आपके स्टोर हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। उसके बाद आप जाएंगे परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। क्यों? क्योंकि इनको पढ़े बगैर आप अगर डीआई पे जाओगे तो डीआई के आप सिर्फ लेंदी ही अप्रोच लगा पाओगे। अगर आपने एक बार अच्छे से परसेंटेज, रेशियो, एवरेज पढ़ लिया तो डीआई के शॉर्टकट टेक्निक्स जो है वो आप तुरंत लगाओगे, और डीआई के लेंदी क्वेश्चंस भी आप जल्दी बना पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा परसेंटेज, रेशियो, एवरेज पढ़ने के बाद डीआई आइए। अब डीआई क्यों बोला? क्योंकि डीआई के आपके 15 मार्क के हैं, तो अभी आप डीआई पढ़ने के साथ और इन टॉपिक्स के साथ आपके लगभग पेपर में आने वाले 12 और 15 एवरेज 26 नंबर आपके हो चुके हैं कंप्लीट। बाकी उसके बाद आपको एरिथमेटिक टॉपिक्स पे आना है, लेकिन आना है, क्योंकि अगर आप इन एरिथमेटिक टॉपिक्स पे नहीं आओगे तो आप 19-20 में अटकोगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसको पढ़ोगे तो ही जाके नंबर पुश होके 25 तक पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद लेकिन, क्योंकि अगर आप पहले एरिथमेटिक पढ़ोगे और डीआई को सेकेंडरी में रखोगे तो आपका लॉस है। वो डीआई तो करना है लेकिन सारा टाइम उसमें नहीं, इसमें भी देना है। तो उसके बाद आप बाकी के एरिथमेटिक टॉपिक्स, जैसे कि आपके इन टॉपिक्स के बाद बचेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, फिर आपके प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम, ट्रेन्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सब आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ये कुछ सेकेंडरी टॉपिक्स हैं। एक बार आपने एरिथमेटिक कवर कर लिया तो उसके ही छोटे छोटे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं और डेटा सफिशिएंसी। ये जब आप पढ़ोगे तो इसके बाद ही इनको फोकस करना। हर टॉपिक को पढ़ते वक्त उसका डेटा सफिशिएंसी उस टाइम पे पढ़ोगे तो आपको सेल्फ डाउट आने लगेगा। तो डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा हिस्सा है जिसको टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप सेकंड गो में जब आप रिवीजन कर रहे होगे उस टाइम पे करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप इसको फर्स्ट गो में करने की कोशिश करो तो बने बनाए कॉन्सेप्ट जो है वो भी बिगड़ने के चांसेस हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। तो यहां तक हम पहुंच गए। क्वांट को आपको इसी सिलेबस, इसी हिसाब से कंप्लीट करना है। अगर आपको करना है तो कैसे, कहां से कर सकते हो वो चीज एक बार बता दूं। सबसे पहले अगर आपने हमारा कोई भी कोर्स नहीं लिया और अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी करना चाहते हो और बेसिक केवल पढ़ना चाहते हो, फाउंडेशन, कोई लाइव क्लास नहीं है, आप अपने से पूरा का पूरा कंटेंट ए से लेकर जेड तक आपको रखा जाएगा, आपको बस खाना है, तो आप हमारे इस संभव कोर्स पे एनरोल कर सकते हो। वहां पे आपके एक बैंक एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए जितना मटेरियल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूरत है वो ऑलरेडी रखा गया है। उसमें कोई नया लेक्चर्स ऐड नहीं होगा। जबरदस्त तरीके से एक लिमिटेड कंटेंट में आप अपना तैयारी कर सकते हो। बट अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं सर मैंने ऑलरेडी फाउंडेशन कंप्लीट कर रखा है, मैं बस सर आपके साथ एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट के साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूं एग्जाम के लिए जबरदस्त, तो आप साधना बैच पे आ सकते हो। और अगर आप बोलोगे नहीं सर
मुझे ये भी A to Z कंटेंट जो पढ़ना है वो भी चाहिए, और आपके लाइव क्लासेस जो प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप संपूर्ण बैच ले सकते हो। ये है पेड में। अब पेड के बाद अगर मैं बात करूं तो ये तो आप, और हाँ, जब आप इन कोर्सेज की बात कर रहे हो तो इनके कोर्सेज आप देखेंगे तो 1199, 1199, 1799 है। अगर इन प्राइसेस को आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज आप भी एक स्टूडेंट हो, इनकेस अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपके लिए और भी छोटे छोटे कोर्सेज में, जैसे कि आपको एक जब भी क्वांट पढ़ना है तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए शून्य कोर्स एट 99। फिर उसके बाद आपको स्पीड मैथ्स में जाना है तो गति कोर्स 99। उसके बाद आपको एरिथमेटिक डेटा इंटरप्रिटेशन को जाना है, मैंने बोला था, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए सूत्र कोर्स 299। अगर आपको निश्चय कोर्स अरिथमेटिक पढ़ना है तो 499। अगर आपको केवल मेंस लेवल का कंटेंट चाहिए तो सक्षम 399। तो ऐसे भी मैंने रखा हुआ है जैसे कि पैसा आपके तैयारी के बीच में रुकावट ना बने। तो ये आपका कंप्लीट पेड वाला चीज बता दिया। सर फ्री वाला बताओ। फ्री में तो और भी चीजें हैं। कैसे? आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंप्लीट क्वांट फॉर बैंक एग्जाम्स, ये एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जो कि 20 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। वहां पे आप जब वीडियोस जाओगे तो इन वीडियोस के व्यूज से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे यहां से अपने कंप्लीट क्वांट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहां सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, जो अभी हमने कहा, डेटा इंटरप्रिटेशन, सब कुछ टॉपिक वाइज है। और अगर आपको एरिथमेटिक खाली पढ़ना नहीं सर, वो सब हमने खत्म कर रखा है, आपके बारे में बहुत सुना है, आपका एरिथमेटिक बहुत अच्छा है, तो आप अगर कंप्लीट एरिथमेटिक मुझसे पढ़ना चाहते हो तो फ्री में अगर देखना चाहते हो तो एक कंप्लीट एरिथमेटिक प्लेलिस्ट है आपका करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप जा सकते हो। तो आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रॉपर्शन, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, एंड दीज व्यूज आर प्रूफ कि इस कंटेंट की क्या डिमांड है मार्केट में और बच्चे किस रफ्तार से, क्योंकि एक वीडियो अगर हाई व्यूज है उसके बाद अगर व्यूज नहीं है तो मतलब क्वालिटी नहीं है, ऑब्वियस बात है। बट कंसिस्टेंसी इन व्यूज इट शोज कि क्या क्वालिटी कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है। आई एम प्राउड ऑफ इट। तो प्लीज इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं पे ये चीजें नहीं मिल सकते। अगर सर मैंने ऑलरेडी आपसे कंप्लीट किया हो, मुझे लेकिन और प्रैक्टिस चाहिए और वो भी फ्री में, तो उसके लिए मैंने कहा एक वन वीडियो वन चैप्टर का एक प्लेलिस्ट है जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा यूट्यूब में, कौशिक मोहंती वन वीडियो वन चैप्टर या करियर डिफाइनर वन वीडियो वन चैप्टर। वहां पे आपके सारे टॉपिक्स के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे वैदिक मैथ्स है, फिर आपके सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सब एडवांस और लेटेस्ट पैटर्न के वेरिएबल्स वगैरह, सारे के सारे बेकार मतलब गंदे गंदे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं टॉपिक के, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कंपाइल किया। मतलब एक जबरदस्त प्रैक्टिस, एक बार पढ़ा कॉन्सेप्ट वहां से, एक बार प्रैक्टिस किया। सर और एक मतलब कि सर और भी मुझे प्रैक्टिस कंटेंट की रिक्वायरमेंट है और वो भी टॉपिक वाइज, तो आप एसबीआई पीओ क्लर्क 2024 क्रैश कोर्स पे जा सकते हो। इस प्लेलिस्ट को एक बार देखिएगा, दिल का बहुत करीब प्लेलिस्ट है। इसमें हमने टॉप 100 सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग सीरीज, क्वाड्रेटिक वगैरह सब कुछ करवा रखा है, यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते। सर और चाहिए, मैंने कहा तुम ढूंढते रहोगे, खत्म ही नहीं होगा। और भी प्लेलिस्ट है 2024 के बैंक एग्जाम्स के लिए वगैरह वगैरह चीजें, लेकिन एक बार प्लेलिस्ट में आपको विजिट करना पड़ेगा। सर ये क्या है? मैंने कहा बताता हूं इसके बारे में, लेकिन एक बार बता दूं कि रीजनिंग आपको तैयारी करनी कैसी है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग। सर अभी तो आपने कहा कि ये चीजें आते नहीं, मैंने कहा ये चीजों पे ज्यादा फोकस, प्रैक्टिस मत करना, सीखना। बिकॉज जब आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से स्टार्ट करते हो तो आप नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स, जो कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनके साथ आपका एक कंपैटिबिलिटी बनेगा। जैसे यहाँ कैलकुलेशन के साथ, यहाँ पे वैसा उन्हीं सिंबल्स के साथ आप यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे तो रीजनिंग और अच्छा होगा। धीरे धीरे आप सिलोजिज्म में एक लॉजिकल पार्ट पे घुसोगे, फिर आप कोडिंग डिकोडिंग जाओगे, वहां पे भी वही चीज। तो ये क्या होगा ना, आपका स्पीड रीजनिंग, जैसे यहाँ ये 3 टॉपिक आपका स्पीड मैथ्स थे, ये 4 टॉपिक आपके स्पीड रीजनिंग है। इसका मतलब अब आप रीजनिंग अच्छे से जान चुके हो, अब हायर लेवल पे जाना है। उसके बाद आपको जाना है ब्लड रिलेशन एंड डिस्टेंस डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जैसे यहाँ पे डीआई का काम था। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे गारंटीड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन जैसे वहां कहा था कि बिना अरिथमेटिक के अच्छे स्कोर करना इंपॉसिबल है, उसके बाद पजल्स को जाना है। लेकिन पजल्स को स्टार्टिंग में जाने से क्या होगा ना, आपको टेंशन हो जाएगा कि रीजनिंग इतना टफ है। तो आप धीरे धीरे जब यहां से जाओगे यहां तक, तो आपका जो स्विचिंग है वो एक प्रॉपर ग्रेजुअल वे में होगा, जिससे कि आप इस चीज को अडेप्ट कर सकते हो। सेम चीज यहां आप धीरे धीरे गए, फिर आप अरिथमेटिक को जाओगे तो आपका वो मोमेंटम जो है वो बन जाएगा। आप अगर अरिथमेटिक से स्टार्ट करोगे तो आपको बैंक एग्जाम की तैयारी करना मन करेगा, मतलब बंद करने का मन करेगा। अगर आप डायरेक्ट ही पजल से स्टार्ट करोगे तो बंद कर दोगे तैयारी। तो धीरे धीरे जाना है हर चीज का। सर अगर मुझे रीजनिंग आपसे पढ़ना हो तो मैंने कहा एप्लीकेशन पे तो अभी रीजनिंग का कोई कोर्स नहीं है। हमारे YouTube पे एक प्लेलिस्ट है रीजनिंग क्रैश कोर्स, वन वीडियो वन चैप्टर नाम से। वहां आपके सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, अल्फा न्यूमेरिक, इनइक्वालिटी सब कुछ पढ़ाया गया है। एक बार वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, या फिर आप जिससे भी रीजनिंग पढ़ रहे हो उनसे कंटिन्यू कीजिए, कोई जरूरत वाली बात नहीं है। ठीक है सर।
सर बाकी अभी इंग्लिश का मैंने कहा देखो इंग्लिश तो मैंने अपने स्कूलिंग टाइम पे जो पढ़ा था आज तक उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए कोई डेडिकेटेड अलग से तैयारी की नहीं है। बट स्टिल मैं आपको इतना गाइड करूंगा कि अगर आप मेरे जैसे हो, मतलब एक डिसेंट एवरेज में नहीं, बिलो एवरेज की बात करूंगा, वीक पुअर इन इंग्लिश, तो आपको ना इन टॉपिक्स पे पहले कभी फोकस नहीं करना है, आपको इन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। और मैं अपना एक रामबाण तरीका बता रहा हूं, मैं जब पेपर देता हूं और अच्छा खासा स्कोर लेता हूं तो मैं पेपर में रीडिंग कंप्रेहेंशन को स्किप करता हूं, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, मैं जैसे टेक्निकली साउंड नहीं हूं, मतलब मुझे ग्रामर्स के रूल्स अच्छे से मालूम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, एरर डिटेक्शन का अगर कोई एक क्वेश्चन आएगा तो उसको 4 बार पढ़ता हूं और मैं फील करता हूं कि ये थोड़ा अजीब लग रहा है, गलत। आप में से बहुत से बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन मेरा मैच्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल का है। मैं अगर एक स्टेटमेंट को यहां 4 बार पढ़ रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी मैं वही कर रहा हूं, क्लोज टेस्ट में भी मैं वही कर रहा हूं, उसको पुट करके 3 बार पढ़ रहा हूं, अच्छा लग रहा है, तो अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से अब अगर मैं हर जगह यही चीज कर रहा हूं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी वही, इवन व्हाट्सएप में, मतलब अगर मैं हर जगह वही कर रहा हूं तो मुझे जितने टाइम लगने चाहिए तो उससे ज्यादा टाइम लगेंगे। ऑब्वियस बात है, जो टेक्निकली साउंड होगा वो एक बार में कर लेगा, बट मैं 2 बार 3 बार पढ़ रहा हूं तो मैं एक्सेस टाइम चाहिए। तो मैं एक्सेस टाइम लाऊं कहां से, सबके पास तो 20 मिनट ही है। तो मैंने अपना घर से ही प्लान बना दिया है कि मैं रीडिंग कंप्रेहेंशन करूंगा ही नहीं, मैं रीडिंग कंप्रेहेंशन के सिर्फ और सिर्फ जो सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही करूंगा, सिनोनिम एंटोनिम। और अभी हाल ही में हमने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है, उसका एनालिसिस अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन इस बार आईबीपीएस पीओ में प्रीलिम्स में मेरे ही शिफ्ट में आए थे। वो 3 क्वेश्चन जो सिनोनिम्स पूछे थे ना, वो बच्चा बच्चा बताएगा, मतलब उसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने डे टू डे बेसिस पे जितने इंग्लिश जानते हो उससे भी हो जाएगा। और बाकी का जो इसमें मतलब टोटल अगर इसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन अगर सिनोनिम एंटोनिम के आते हैं, तो बाकी 5-6 क्वेश्चन जो है वो मैं कंप्लीट स्किप करता हूं। तो मेरा टारगेट कभी 30 क्वेश्चन देखना ही नहीं है, मेरा टारगेट है कि बाकी जो 24-25 क्वेश्चन है उनके अलावा सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। इसीलिए मेरा टाइम वहां सेव होता है, क्योंकि जो आरसी करता है उसको पढ़ने में वहां से टाइम लगेगा एक एक क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूं, अपना दिमाग लगा के, मैं ना, ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैं स्टार्टिंग से कभी आरसी जाता ही नहीं हूं। बट ये सबके लिए काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, आप एक बार इंग्लिश के मॉक टेस्ट में वो करके ट्राई करो। अगर आपको डेवलपमेंट फील हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और रियल पेपर में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट बिना इंप्लीमेंट के रियल एग्जामिनेशन में कर लोगे तो गड़बड़। तो ये है वो टॉपिक्स जिनको आप पहले फोकस करोगे, और उसके बाद समय बचे तो रीडिंग कंप्रेहेंशन आप थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। बाकी आपके सेकेंडरी टॉपिक्स है, जैसे कि वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड कौन पढ़ता है भाई, वो तो तुम्हारे प्रैक्टिस हैबिट के साथ ही मालूम पड़ता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, इससे तो क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते। तो ये सारे टॉपिक्स जिनको आप पहले पहले पढ़ते थे, इनको आप बाद में कभी अगर टाइम मिले तो पढ़िएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। इन्हीं से आपका काम बन जाएगा। जितना मुझे देना था जानकारी मैंने दे दिया, ठीक है सर। अब सर आते हैं कि आपने सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, वो सब तो बता दिया। मैं तो सर रिपीटर हूं, मैंने तो ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। मेरे लिए कुछ बताओ, आपके लिए जो जो पॉइंट बता रहा हूं पहले देखो। अगर आप मुझसे अभी रिसेंटली संभव 2.0 में सिलेबस कंप्लीट किए हो, जिनका अभी आईबीपीएस पीओ से पहले ही सिलेबस मैंने कंप्लीट किया, कंप्लीट क्वांट का, तो अभी तक आपको प्रीवियस ईयर में एसबीआई पीओ का एक्चुअल लेवल्स, आपने बस ये सुना है कि एसबीआई पीओ टफ है। कितना टफ है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सर ने जैसा पढ़ाया वैसा आता है कि नहीं, मैं जैसा सोचता हूं वैसा होता है कि नहीं, मॉक्स में जैसे क्वेश्चन देख रहा हूं वैसा आता है कि नहीं, मैं जो पीडीएफ बंडल लिया हूं वैसे क्वेश्चंस आते ही नहीं। तो आपको एक बार पेपर का रिलेवेंसी जानना पड़ेगा कि किस टाइप, किस कैटेगरी, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए एक बार सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। मैंने प्लेलिस्ट बता दिया था, जहां 20, 21, 22 का मिलेगा। आप अगर कमेंट करोगे तो 23 का भी एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो भी मैं बता दूंगा आपको। वो आपने एक बार देख लिया, फिर आप क्या करो, गो थ्रू एवरी सब्जेक्ट ऑन ए डेली बेसिस। हम लोग रिपीटर्स लोग क्या होते हैं ना, हम जब ऑलरेडी एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो हमने अपना एक फेवरेट और एक हेट दोनों रखा है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए, जैसे कि मेरे लिए क्वांट फेवरेट है, जनरल अवेयरनेस अच्छा नहीं लगता, या इंग्लिश अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करता हूं, जब भी पढ़ने बैठता था अपने टाइम पे, तो या तो क्वांट बनाता था या तो रीजनिंग बनाता था। और आप में से बहुत से बच्चे वैसे ऑब्सेस्ड होंगे। तो वैसे ऑब्सेशन में क्या होता है ना, आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए अपना एक हैबिट बनाइए कि आपको हर सब्जेक्ट के थ्रू डेली बेसिस पे जाना है। मतलब डेली थोड़ा इंग्लिश पढ़ना है, डेली थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये डेली बेसिस पे अगर आप हैबिट रखोगे तो सिलेक्शन में ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। स्ट्रैटेजी शुड चेंज विद टाइम एंड सिचुएशन। अभी मैं ये चीज कह रहा हूं कि डेली आपको पढ़ना है, डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, लेकिन रणनीति जो है वो समय के साथ बदलना चाहिए। और ये चीज आप मैच्योर्ड हो चुके हो, आप खुद उसका स्टेप्स ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपका कहा कि डेली हर सब्जेक्ट पढ़ना है, डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, बट एग्जाम आ चुका है, अभी प्रीलिम्स का एग्जाम।
अब आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है, हम एजुकेटर्स लोग भी एक्टिवली आपके साथ मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा करंट अफेयर्स को 1 वीक के लिए या 10 दिन के लिए होल्ड पे रख सकते हो, और उसके बाद वंस आपका पेपर खत्म हुआ तो बाउंस बैक कर सकते हो। तो जो चीजें मैं कह रहा हूं वो हमेशा करना है ऐसा नहीं है, समय के साथ आपको देखना है कि किसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूं और किसको नहीं, अपने टाइम को प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना है, यही चीज इस पॉइंट का मतलब है। हम हमेशा एक ही आइडियल चीज मान के चलते हैं कि यही करूंगा जो सर ने कहा, उसमें भी आपका लॉस हो सकता है, तो समय के साथ आप उस चीज को चेंज कीजिएगा। यू आर लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। आप क्या करते हो ना, बहुत से जगह से पढ़ लेते हो चीजें, रीजनिंग का यहां से क्लास कर लिया, वहां से क्लास कर लिया, वहां से क्लास कर लिया, यूट्यूब पे यहां से क्लास कर लिया, वहां से क्लास कर लिया, वहां से इनका पीडीएफ उठा लिया, उनका पीडीएफ उठा लिया, इनका पीडीएफ उठा लिया। उससे क्या होता है ना, आपके पास बहुत से एक्सेस कंटेंट हो जाता है। एक्सेस कंटेंट होने से क्या होता है, आपको आपका जो समय है वो कम लगने लगता है, और जब पेपर देने जाते हो वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो आप कंज्यूम नहीं कर पाते हो, तो आपको इनकम्प्लीट सा लगता है। मतलब आपने अगर पीडीएफ्स गैदर करना चालू किया, आपके पास 1000 पीडीएफ हो चुके हैं, आपने पेपर से पहले एसबीआई पीओ से पहले लगाना चालू किया, पहले दिन तो 5 पीडीएफ लगा लिया, उसके दिन 3 पीडीएफ लगा लिया, ऐसे करके अच्छा फ्लो चल रहा है, आपने जो टारगेट लिया है उसमें हो जाएगा, बट एक टाइम पर आएगा पॉज हो जाएगा, और आपके ये 200-300 पीडीएफ में जाके रुक जाएगा, बाकी के 700-800 पीडीएफ आपके पेंडिंग रह जाएंगे। और एक और चीज, ये जब आप आगे जाते रहोगे ये पीडीएफ आपको और मिलता भी रहेगा, कभी और 100 मिल गया, कभी और 200 मिल गया। तो क्या होता है ना, जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको लगता है कि 1000 पीडीएफ में से मैं सिर्फ 200-300 बनाया हूं, 700 पीडीएफ तो मैंने बनाए नहीं, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक लो कॉन्फिडेंस फील करवाता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन ए लिमिटेड स्टडी, कि एक ही एजुकेटर इन्होंने जो कहा है बस उसी को। करंट अफेयर्स के लिए आप मल्टीपल सोर्सेस फॉलो कर लेते हो, क्या चाहिए सर, इनसे जो छूटा होगा ना मैं उनसे कवर कर लूंगा, बट उसी केस में आप रिडंडेंट डेटा भी बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लेते हो, टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, आप वो प्रोडक्टिव और एफिशिएंट मैनर में टाइम इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आप अगर एक को ट्रस्ट करोगे ना, तो वो आपको प्रॉपर जो चीजें चाहिए वो उस हिसाब से बताएगा, समय के हिसाब से। हम कभी कभार जज कर लेते हैं कि मैंने इनको फॉलो किया था, वो ये चीज नहीं कराए, आपने उनको समय नहीं दिया। आप अगर समय देते तो उनका एंड तक वो चीज, किसी का अलग है, जैसे कि मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी और का पढ़ाने का तरीका अलग है। जैसे कि मैं क्या करता हूं ना, मैं मेंस्ट्रुएशन सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं, कोई बोलेगा, कोई मेंस्ट्रुएशन बीच में पढ़ा देता है, तो ये डिफरेंस है कि सर ने मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ा तो लास्ट तक रहे तो कोर्स में। तो यही छोटे छोटे चीजें हैं। ट्रस्ट योर एजुकेटर एंड डू नॉट फॉलो मल्टीपल सोर्स। आप लिमिटेड सोर्स फॉलो कीजिए, लिमिटेड कंटेंट पढ़िए, उससे क्या होगा ना, आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे, नेगेटिव लो फील नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा समय से आगे रहना टाइप का फील होगा। अगर आप बहुत चीजें करोगे तो आपको लगेगा बहुत पीछे हो। नेक्स्ट, पीडीएफ बंडल फॉर सिलेबस कंप्लीशन। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मैं मटेरियल कहां से लाऊं, जितने मटेरियल तो आपको दिए गए हैं दैट्स इनफ। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझसे फाउंडेशन कवर अप कर रहे हो, हर टॉपिक के लगभग मैं आपको क्लास में करा रहा हूं लगभग 60-70 प्लस क्वेश्चंस हर टॉपिक का, एरिथमेटिक का। उसके बाद 150 क्वेश्चंस आपको रिवीजन शीट दे रहा हूं, 250 क्वेश्चन यही हो गए। इसके बाद अगर आपको जाना है तो बुक्स अभी अवॉइड कीजिए, आप अपना पीडीएफ बंडल एक ले लीजिए अफोर्डेबल प्राइस में। उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चंस की कमी कभी होती ही नहीं है। अगर आप लेना चाहो, पहले तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा नहीं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होगा, उनके उस मेंटालिटी के लिए आप कोई एक पीडीएफ बंडल ले लो ओवर टेक्स्ट बुक्स, ओवर टेक्स्ट बुक्स। क्योंकि पीडीएफ से ही आपको क्या होगा ना, टेक्स्ट बुक जो है वो छपे हो चुके हैं, वो पिछले 5 साल से मतलब वही टेक्स्ट बुक आ रहा है मार्केट में, प्रॉब्लम समझो, लेकिन हर साल क्वेश्चन जो है वो बदलता रहता है। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूं, ये पॉइंट का मीनिंग समझिए कि लिमिटेड कंटेंट तो उसके पहले पॉइंट जो मैंने कहा वो तो पढ़ना है, बट अगर आपको एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए तो आप बुक से ज्यादा रिलाय पीडीएफ बंडल पे कर सकते हो, बिकॉज पीडीएफ बंडल जो है वो नेट में अपलोड होते हैं और वो अपडेट होते हैं, जो फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऐड होते हैं, बट बुक्स में फ्रेश क्वेश्चंस ऐड नहीं होता, बिकॉज आपके बहुत टाइम के बाद ही बुक्स अपना ऑथर्स अपने या फिर पब्लिकेशन हाउस अपने बुक्स में क्वेश्चंस चेंजेस लाते हैं, तो टाइम लग जाता है वहां। तो टेक्स्ट बुक से ऊपर हम पीडीएफ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, बट अगर आप पीडीएफ इकट्ठा ही खाली कर रहे हो तो खत्म करो, इसी से अच्छा एक पीडीएफ बंडल ले लो। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। बहुत से बच्चे मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन उनका एनालिसिस प्रॉपर्ली नहीं करते, और मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग जो डाउट्स है वो ये है कि सर मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा, स्कोर कैसे बढ़ा दूं, सर मॉक्स मुझे कितने देने हैं, डेली कितने मॉक्स देने हैं, क्या करना है, किस ब्रांड का मॉक देना है। मैंने कहा सारे ब्रांड के मॉक अच्छे हैं, डिपेंड करता है कि आप उस मॉक से कितना बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करते हो, और मॉक से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट आप तभी कर सकते हो जब आप मॉक्स के प्रॉपर एनालिसिस करते हो। आप सभी लोग जब मॉक्स के एनालिसिस करते हो तो आप क्या गलती करते हो कि अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत है तो आप सबसे पहले तो उन्हीं के पास चले जाते हो, जो कि सही है कि क्यों गलत हुआ, ओके ये गलत हुआ, सिली मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन एरर, ओहो कॉन्सेप्चुअल एरर, वो आपने सुधार दिया। या फिर जो क्वेश्चन आपने स्किप किया, बहुत से बच्चे इसके पास भी नहीं जाते, बहुत से बच्चे केवल गलत क्वेश्चन को सही करके आगे बढ़ जाते हैं। सीखा क्या तो फिर, जो तो क्वेश्चन आपको आता था आपने सिर्फ वही क्वेश्चन देखे, आपने एक्स्ट्रा चीज लिया कहां से, जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है
वहां से जब आप चीजों को देखोगे तो आपको बहुत सी चीजें नए मिलेंगे। आपने उस क्वेश्चन को क्यों स्किप किया? क्योंकि वो चीज आता नहीं है। उसको जब भी अभी आप देखोगे तो अभी नेक्स्ट टाइम पे वो चीज आपको आएगा। तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट मॉक में आपके अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे और आपके स्कोर्स ज्यादा आएंगे। हम क्या करते हैं, स्किप जो क्वेश्चन छूटते हैं उसको नहीं, केवल गलत क्वेश्चंस को। और अगर आप और बेनिफिट लेना चाहते हो कसम से, तो आपने जो क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं ना, उसको सबसे लास्ट में क्यों ना हो, बस एक बार उनका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। कहीं जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं उससे कोई फाइनेस्ट बेटर वे और है क्या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? आप पूरे घूम फिर के आ रहे हो, आपको बोला गया है कि आपका जो तो 2 डाइस रोल किया गया, आपका जो सम है वो आपका एक प्राइम नंबर हो, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? आप सीधा देख रहे हो कि 2 हो सकता है सम, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। 2 तो कितने बार आ सकता है? 1 1। आप पूरा ऐसे कर रहे हो। 3 तो कैसे आ सकता है? 1 2 2 1। 5 कैसे आ सकता है? 1 4 4 1 2 3 3 2। ऐसे करके आप जा रहे हो। आप जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपका होश उड़ जाएगा। आपको 2 से 7 तक सिर्फ एक कम करना है, मतलब 2 एक बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, 7 6 बार आएगा। जैसे कि ये देखो, 1 बार आया, 2 बार आया, 4 बार आया, और 7 जो 6 बार आएगा वो भी मैं आपको बता सकता हूं। 1 6 6 1 2 4 4 2 और सॉरी 4 नहीं ना, 2 5 5 2 3 4 4 3। यही है वो 6 तरीके जहां से आपको 7 मिलेगा। और 11 आपका कितने बार आएगा? 11 आपका 2 बार आएगा। सिर्फ क्या करना है, कितना जोड़ने पे 13 है वो चेक कर लो। जैसे कि 11 2 बार आता है। 9 में कितना जोड़ने पे 13? 4। 8 में कितना जोड़ने पे 13? 5। 10 में कितना जोड़ने पे 13? 3। ये सब उतने ही बार आएंगे। ये चीज अगर आपने सॉल्यूशन में सीख लिया तो 8 4 12 4 15 14 1 15 15 तरीके आएंगे 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी 3 में काटने से 5/12 आप तुरंत कह सकते हो। आप ये ओल्ड स्कूल पैटर्न छोड़ सकते हो। तो बहुत से क्वेश्चन के अच्छे अच्छे टेक्निक्स आपको मालूम पड़ेंगे जब आप करेक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, जो कि अगले पेपर में अगर आए तो आप वहां से टाइम बचा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो और मार्क्स बढ़ेंगे। मार्क्स खाली गलत क्वेश्चन जो हुआ है वो क्यों हुआ है जानने से नहीं हो जाएगा। उससे तो पुश होता है, बट वो सबसे माइनर पुश है। अच्छा पुश ये स्किप वाला और उससे अच्छा पुश ये वाला देगा। करेक्ट ऐसे करोगे एनालिसिस तो आपको डेली बेसिस पे नॉलेज गेन भी होता रहेगा, डेली बेसिस पे मॉक्स में अटेम्प्ट्स बढ़ते भी रहेंगे और आपके स्कोर्स भी बढ़ते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक टारगेट दिया है 60-65 का, तो अभी के लिए टारगेट लेके ही चलो अगर आप इस पेपर को देना चाहते हो अच्छे से। और नंबर ऑफ मॉक्स कभी मैटर नहीं करते। अभी अगर आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो और अगर आप दे पा रहे हो डेली एक एक मॉक, वेरी गुड। और अगर आप डेली एक एक मॉक नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम अल्टरनेट डे पे अभी स्टार्ट करो। धीरे धीरे समय के साथ आप इस चीज को एक्सपेडिट करके डेली बेसिस पे एक एक प्री का मॉक देगा। अभी के लिए मैंने सिर्फ प्री के बारे में कहा है कि डेली एक प्री का मॉक देना है। अब मैं धीरे धीरे जब मेंस के पास आऊंगा तो इसमें थोड़ा चेंज अपन को करना है, कैसे बताता हूं। बहुत से बच्चों का यह है कि सर आपने जो कहा एनालिसिस वगैरह सब कर रहा हूं बट स्पीड तो आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं? तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अवॉइड करके सर सबमिट करके दे दूं, वो तो कभी नहीं कीजिएगा। सेक्शनल टेस्ट के पास जाओ। यानी कि आप अगर 1 घंटे के टेस्ट में पूरा का पूरा प्रोडक्टिव नहीं दे पा रहे हो तो सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है ना, 20-20 मिनट के होते हैं सेक्शन वाइज, इंग्लिश का, क्वांट का, रीजनिंग का। तो वहां पे क्या होता है ना, 20 मिनट तक तो माइंड अच्छा एक्टिव रहता है। तो धीरे धीरे 20-20 मिनट को पुश करके आप फुल लेंथ टेस्ट के पास जाओ। आपने सेक्शनल टेस्ट दिया, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं आता है, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट देना, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट, क्वाड्रेटिक का टेस्ट, ऐसे करके चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। तो वहां पे क्या होगा, चैप्टर का भी अच्छा खासा कमांड आएगा, स्पीड भी बढ़ेगा, जो कि हेल्प करेगा धीरे धीरे सेक्शनल मॉक टेस्ट में अच्छे इंप्रूव करने के लिए, और वो इंप्रूव करेगा आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट को। तो दिस इज द प्रोसेस जिनके थ्रू हम भी गए हैं। हम अक्सर क्या होता है ना, इसी लूप में फंस जाते हैं, फुल लेंथ ही देना है। तो वो ईगो को छोड़ के अभी आपके पास समय है, तो धीरे धीरे सेक्शनल और टॉपिक नीचे ग्रास रूट लेवल पे ही जो चीजें हैं उसको रिकवर करते चलो। तो इससे आपको डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो मुझे बताइएगा जरूर कि हाँ सर आपका वो जो टेक्निक टिप है वो हेल्प किया। एंड जल्द ही आपके लिए SBI PO मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज है वो करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल का बहुत फेमस सीरीज होता है, जहां पे मैं अपने 7 साल में जो भी पेपर दिया हूं उसके एक्सपीरियंस है, ये आपको एग्जैक्ट पेपर किस टाइप का आ सकता है वो बताता हूं। और वही चीज मैंने पास्ट में 4 पेपरों में किया है, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, और बच्चों से पूछना कि वहां पे क्वेश्चंस डिक्टो सिमिलर वैसे मिले कहीं नहीं। तो उस प्रकार आपका SBI PO का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, जहां पे पेपर किस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा उसके साथ मैं आपको पूरा का पूरा कंफर्टेबल करवाने जा रहा हूं। तो इसीलिए यूट्यूब पे कनेक्टेड रहिएगा। सर ये तो हो गया प्री का, अब थोड़ा मुझे बता दो कि सर मुझे मेंस एग्जामिनेशन को कैसे साइमल्टेनियसली लेके चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैंने कहा चलो सबसे पहले तो आप एक बार एग्जाम पैटर्न को देख लो। एग्जाम पैटर्न जो है वो ऐसा है, रीजनिंग है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्वांट से हल्का अलग हो जाता है, जिससे कि इस पेपर का लेवल और बढ़ जाता है।
इसमें और नॉर्मल वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स डायरेक्ट चीजें नहीं मिलते, यहाँ पे सारे चीजों में आपको खुद एनालिसिस करके केस स्टडी टाइप का खुद से ही आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना पड़ता है। ये चीज, ये जो हेडिंग है ये चीज कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो क्वांट ही है, ऐसा नहीं कि क्वांट नहीं है, बट क्वेश्चन का टाइप जो है वो बदल जाता है। वो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे या जब मैं पेपर कराऊंगा तो आप अच्छे से समझोगे। उसी में कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस का आपका सेक्शन है, और इंग्लिश लैंग्वेज का। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये आपके उनके मार्क्स अलॉटमेंट, ये उनके सेक्शन वाइज टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे भाई। टोटल टाइम खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जहां पे ऐसे और लेटर राइटिंग होंगे 2 क्वेश्चंस और उसके 50 नंबर, और वो भी 30 मिनट के टाइम दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव में भी आपको अलग से अच्छे से परफॉर्म करना होगा ओवरऑल मार्क्स को पुश करने के लिए। तो ये अगर आपका है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। और यहाँ पे आप बेनिफिट कैसे ले सकते हो, टाइम का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। बहुत से बच्चे होते हैं जो जनरल अवेयरनेस, खासकर उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चीज है। वो जनरल अवेयरनेस ना रट नहीं पाते, वो रटने पे भी उनका थोड़ा गलत हो जाता है, मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र ऐसे करके उलट पुलट कर देते हैं, जिसके चलते इसका अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो यहां से और यहां से आप अगर अच्छे परफॉर्म करोगे तो आपका जो ओवरऑल कट ऑफ है वो क्लियर होने के चांसेस है, सेक्शन की वजह से नहीं रुकेगा। सर ये सब छोड़ो, आप मैथ पढ़ाते हो, अच्छे पढ़ाते हो, बट मैं पूरा वीक हूं, मुझसे होता ही नहीं, मैं क्वांट में सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर पाऊंगा। मतलब आपका अगर ये सोचे तो मैं आपको बस एक आपको अश्योरेंस दे रहा हूं कि मान लो आपके रीजनिंग होते ही नहीं, पजल वगैरह बनते ही नहीं, जिसके वजह से इसका कट ऑफ कभी क्लियर हो नहीं पाता है, तो आप बाकी तीनों सब्जेक्ट के हेल्प से पूरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। बट अगर आप 2 में पुअर हो तो ओवरऑल पुश करना इंपॉसिबल है। नेक्स्ट मतलब पूरा इंपॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, बट क्योंकि बाकियों में भी आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते, स्ट्रेच नहीं कर सकते। मैंने अभी कहा कि क्वांट का लेवल बहुत हाई होता है, तो वहां पे कितना क्या करोगे। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जिनका आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी जब पेपर वगैरह होगा तो हम बताएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी कहा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बहुत हाई है, कितना हाई है, एग्जैक्टली क्या चीज उसमें आता है वो जानना तो पड़ेगा ना। वो जानने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर कहां से, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर का आपका एक प्लेलिस्ट बना रखा है। प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। वहां पे आपको 22 का, 21 का और 20 का पेपर मिल जाएगा एज यूजुअल। 23 का एग्जैक्ट पेपर बन के रेडी है मेरे पास। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो इसी के ऊपर ही 2023 का एसबीआई पीओ मेंस का पेपर भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी अगर मैं बात करूं तो डोंट इग्नोर, तो यहाँ पे रियल एग्जाम लेवल, मतलब किसी के बातों बहकावे पे मत जाइएगा कि क्वेश्चन होगा नहीं। आप सिर्फ कट ऑफ तो इसका सेक्शनल नहीं है ये, और आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपने आईबीपीएस पीओ मेंस में देखा 2-2.5 नंबर के कट ऑफ भी गए, तो उस हिसाब से आपने सोच लिया ये तो नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स योर कप ऑफ टी। जस्ट एक बार टी को देखो तो सही, वो कप को देखो तो सही, फिर पता चलेगा इज इट योर कप ऑफ टी और नॉट। आप देख के नहीं बोलो यार नहीं आई डोंट नो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसे कैसे, देखो एक बार। तो वो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जब आप लगाओगे आइडिया लग जाएगा। डोंट इग्नोर जनरल अवेयरनेस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। मैंने बहुत से बच्चों को, अपने इतने टैलेंटेड बच्चों को अपने पेपर को बर्बाद करते हुए देखा है मेंस का। वो जनरल अवेयरनेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट्स पे लगे रहते हैं, मजा आ रहा है उनको, लेकिन इस चीज पे कभी उनको मजा आया नहीं, और पेपर के रिजल्ट में भी उनको मजा आया नहीं। तो ये आपको सिलेक्शन से रिजेक्शन, रिजेक्शन से सिलेक्शन का फासला को तय करवाएगा। तो कभी भी जनरल अवेयरनेस को मत छोड़िएगा, उसको एक डेली बेसिस पे हैबिट। हाँ ये बात अलग है, जैसे कि जब आपका प्री का एग्जाम लाइंड अप है, जल्दी है, 7 दिन में है, 10 दिन में है, उस टाइम पे उसको स्किप कर सकते हो, बट उससे पहले आपको ये हैबिट डेली बेसिस पे डालना होगा। बाकी मेंस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है वीडियो लेक्चर्स, बिकॉज मेंस का जो लेवल होता है थोड़े अच्छे खासे लेवल, उसमें जब आप खुद से करने के लिए बैठते हो, कोई मॉक टेस्ट देते हो जब आप, तो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, तो क्या होता है ना, आप डिमोरलाइज हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो और छोड़ देते हो। तो वो ना हो, इसीलिए अगर आप मॉक टेस्ट देने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हो तो आप एजुकेटर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उससे सीखो। उससे क्या होगा ना, उससे आपको अप्रोच समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, क्वेश्चन को देखने का नजरिया, क्वेश्चन में कैसे टेक्निक्स लगाए जाते हैं, वो आपके दिमाग में रहेगा। ये 2 चीजें आप करते चलो, पैरेलली करते चलो। स्टार्टिंग में नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, हम सबको भी प्रॉब्लम हुआ है पास्ट में, बट इट विल टेक सम टाइम। बट आप जब इन दोनों के साथ चलते रहोगे, मॉक टेस्ट देते रहोगे, वीडियोस लेक्चर्स जिनको भी एजुकेटर्स को फॉलो करें उनके देखते रहोगे, तो बहुत सी चीजें आपको नॉलेज में मिलेगा। और मेंस का मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको न्यू पैटर्न के और फ्रेश क्वेश्चन जो आपके हैं वो मिलेगा। बस इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते तो वो प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी सबमिट करके मत कीजिए। उससे क्या होगा ना, आप रियल टाइम जो प्रेशर है उसको फील नहीं कर पाते हो। टाइम बाउंड सिचुएशन पे आप
अगर परफॉर्म नहीं करते हो तो रियल पेपर में आप ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एक 3-3.5 घंटे बैठने का आप में पेशेंस नहीं होगा। तो जो मेंस का मॉक टेस्ट है वो जो फुल लेंथ अगर आप दे रहे हो तो कंप्लीट 3.5 घंटे बैठ के दीजिए विथ डिस्क्रिप्टिव। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन हैं, आपसे नहीं बने वो बिग डील नहीं है, मुझसे भी बहुत से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बट जब आप फाइनली मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद उसका सॉल्यूशन देखते हो तो उसको तुरंत मत देखिएगा, थोड़ा और 10-15 मिनट सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या है ऐसा ये सवाल में जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्या मैं इसका लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा हूं, या लैंग्वेज समझ के कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, या कनेक्ट कर पा रहा हूं लेकिन इक्वेशन नहीं बना पा रहा हूं, इक्वेशन बना दे रहा हूं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है। उस चीज को जब आप एनालिसिस करोगे तो आपका वहीं पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और वहीं पे डेवलपमेंट होता है, वही है डेवलपमेंट एरिया। बट हम वहीं पे ही हार मान जाते हैं, कौन इतना देखेगा, सॉल्यूशन देखो आगे बढ़ो। वो गलती मत कीजिएगा, सॉल्यूशन तुरंत कभी मत देखिएगा। आज भी मैं डाउट क्लियरिंग क्लास लिया हूं, कल आप ये वीडियो जिस दिन देख रहे हो उसके पिछले वाले दिन 2 घंटे का मैंने डाउट क्लियरिंग क्लास लिया। क्या मेंस के क्या क्या तगड़े सवाल बच्चों ने भेजा था, क्या सवाल था, आराम से बैठा सारा क्वेश्चन करके गया हूं, सारा क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए, एक एक क्वेश्चन बीच में 10-15 मिनट भी लग गया। एक क्वेश्चन था जो सबसे लास्ट में पाइप्स एंड सिस्टम्स का आया था, बट बैठे रहे। वो हम में कैसे आया, पास्ट में जब हम तैयारी करते थे तो वही माइंडसेट के साथ कि भाई कैसे नहीं होगा, पढ़ा तो है, कैसे नहीं होगा, कहां से जाएगा, कहां जाएगा। 10-15 मिनट के बाद अगर नहीं बने तो सॉल्यूशन देखोगे तो एक लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन होगा। अगर आप तुरंत सॉल्यूशन रेफर कर दोगे ना, 7 दिन के बाद सेम क्वेश्चन आपके सामने आज आप नहीं कर पाओगे। तो ये छोटे छोटे चीजें आप अपना एक्सपीरियंस जो है मेंटर आपको शेयर करते हैं और इन्हीं पे ही आपको काम करना होता है। तो वीडियो लेक्चर्स देखिए, वहां से आपको सीखने का चीजें मिलेंगे। मेंस का मॉक टेस्ट दीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग अपना सेल्फ, यहाँ पे कॉम्बाइन म्यूचुअल, ऐसे करके ये चीजों को चलो, तभी जाके आप ग्रो करोगे। तो यहाँ पे मेंस के लिए मैंने ये चीज कहा। और लास्ट चीज, मेंस के लिए क्या करना है, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, सर मेंस के मॉक टेस्ट कैसे क्या देने हैं, तो आप वीक में कम से कम 2 देने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, सर 5 प्रीलिम्स 7 प्रीलिम्स के मॉक 2 मेंस के मॉक, मैंने कहा ऐसा नहीं सर, अभी तो आपने कहा कि प्री के डेली 1 देने, नहीं, प्री के 2 दे देना, फिर मेंस का 1 देना, फिर प्री के 2 दे देना, मेंस का 1 देना, 6 दिन हो गए, 1 दिन रेस्ट। क्योंकि मेंस के एनालिसिस, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी टाइम लगा सकता है, जिसमें आपका 1 दिन जो है वहां पे भी आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो। मेंस के मॉक टेस्ट के एनालिसिस में वो समय लेता है। तो 2:1 रेशियो में चलोगे तो प्री प्लस मेंस आपका बैलेंस चलेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, मालिक जितना आपको पढ़ना था बेसिक्स में सब पढ़ लिए हो, और पढ़ना चीज नहीं है, सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करके आगे चलना है, यही है मेंस का फंडा। और बाकी अगर आप वीडियो लेक्चर से पढ़ना चाहते हो तो सर कैसे क्या पढ़ेंगे, आपसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप साधना बैच में एनरोल कर सकते हो। साधना बैच में आपका जबरदस्त तरीके से हर टॉपिक मंडे के दिन स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज रेशियो से। ये जो परसेंटेज रेशियो है ना, इसके जितने प्रकार के क्वेश्चन एक ही क्लास में आपको कराऊंगा, जहां पे प्री से लेके मेंस तक के चीजें कंप्लीट होंगे। और हर टॉपिक को हमने प्लान किया है इस साधना कोर्स में 15 नवंबर तक सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे आपके एरिथमेटिक के। सर उसके बाद 16 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका टॉपिक वाइज सारे किस्म के डीआई। मतलब इस 1 महीने जो पूरा का पूरा नवंबर है, हम एरिथमेटिक और डीआई टॉपिक वाइज कंप्लीट रिवीजन और प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, वहां पे आपको एम्पल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको एक रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड तैयारी करनी है, तो सक्षम हमारा टॉपिक वाइज मेंस लेवल का क्वांट है, उसमें बहुत जबरदस्त कंटेंट है। एक बार उस फोल्डर को खोल के उसके कंटेंट सेक्शन पे जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने तगड़े चीजें हैं वहां। बाकी प्रीवियस ईयर मेंस का प्लेलिस्ट है, वहां से आप कर सकते हो। कंप्लीट एरिथमेटिक यूट्यूब पे फ्री में, सर ये तो आपने पेड के बारे में कहा, फ्री के बारे में थोड़ा, फ्री में आपको कंप्लीट एरिथमेटिक टॉपिक वाइज क्वांटम कैट सीरीज में मिल जाएगा। एक बार उसका एक वीडियो देख के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे उसमें सारे वीडियोस बने हुए हैं। अगर आपको मेंस का डीआई करना है तो मेंस डेटा इंटरप्रिटेशन का फोल्डर है, आप सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, सब कुछ है वहां पे। सर मेंस ये भाई इसको मत छोड़ना। आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 का क्रैश कोर्स है। आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्लेलिस्ट को एक बार कवर अप कीजिएगा, इसमें जितना चीज चाहिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, वो सब कुछ यहाँ पे रखा गया है। मेंस क्वांट फॉर बैंक एग्जाम्स 2024, इस प्लेलिस्ट में आपके आने वाले दिनों में जो आईबीपीएस पीओ मेंस के वीडियो चलेंगे, जो एसबीआई पीओ मेंस के वीडियो चलेंगे, वो इस प्लेलिस्ट में ऊपर ऐड होता रहेगा। इस प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिएगा, आपको फ्रेश वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपके लिए हर जगह कंटेंट की पूरी भरपूर मतलब क्या है, मतलब गोला बारीक कर दिया गया है। आपको बस पढ़ना है, आगे बढ़ना है। बाकी जनरल अवेयरनेस आपको मैंने सिलेबस यहाँ पे दिखा दिया है। जनरल अवेयरनेस आपको कैसे पढ़ना है, प्राइमरी टॉपिक्स जो है वो सबसे पहले इनको कंप्लीट करना है आपको। लास्ट 6 महीने बच्चे यूजुअली पूछते हैं कि सर कितने महीने का हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो मैं आपको कहूंगा कि करंट अफेयर्स आपको लास्ट 6 मंथ्स का पढ़ना है।
उसके साथ साथ ये सारे के सारे चीजें जिनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो, स्पोर्ट्स एब्रीविएशन हो, करेंसीज कैपिटल्स हो, जनरल साइंस हो, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज हो, अवार्ड्स ऑनर्स हो, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल पार्क सेंचुरीज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछेंगे, मिलेंगे, सबसे ज्यादा इसी से ही क्वेश्चन मिलेंगे। बट इसके साथ साथ आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो हेडिंग है वही है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग, वही अवेयरनेस है। तो सबसे पहला टॉपिक ये है करंट इवेंट्स जो आपके चल रहे हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, मतलब जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने का लोन दिया, किस पर्पस के लिए दिया, कहां दिया, कैसे दिया, वो सब डिटेल्स आपको होना चाहिए, वो फाइनेंस वर्ल्ड के साथ जो आपका फ्रेश चल रहा है। और यहां से लेके यहां तक आपका है स्टैटिक पार्ट, जो कि एक बैंक कैसा फंक्शन करता है, बैंक में सारे के सारे पॉलिसीज, बैंक के सारे रूल्स रेगुलेशंस, बैंकिंग के कितने कितने एक्ट्स वगैरह, ये सब इसमें है। तो दिस इज द स्टैटिक पार्ट of banking awareness. This is the current events in financial world, important, and these are the burning topics. लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स मस्ट है, ये दोनों से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड दिस इज द पार्ट जो कि रिसेंट पास्ट में हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये आप पहले कवर अप कीजिएगा, ये सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि ये जो आपका स्टैटिक पार्ट है ना, ये अगर आप चाहो तो 10-12 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो एक लिमिटेड जगह से सोर्सेस पढ़ के। बाकी ये चीजें थोड़े वास्ट हैं, तो यहां से स्टार्ट करोगे तो यहां तक पहुंच पाओगे। एंड सबसे लास्ट वाला चीज कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, अगर आपने आरआरबी पीओ क्लर्क के वक्त कुछ भी पढ़ा है, बस उसको रिवाइज करके जाइए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दीज आर द हेडिंग्स, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आएगा, कभी नहीं आया पिछले 7 साल से कभी भी आपका जो रीजनिंग और कंप्यूटर का सेक्शन आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस दोनों जगह एक साथ होता है, आज तक कभी नहीं मिला, कभी नहीं। तो इस बार भी मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बहुत हाई होता है। आप समझो उसका रीजन भी, रीजनिंग का लेवल मेंस का आईबीपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस बहुत हाई होता है। अब उस हाईएस्ट लेवल रीजनिंग को मैच करने के लिए कंप्यूटर का एक क्वेश्चन क्या ही कंपेंसेट करेगा, क्या ही वो पूछ पाएगा। यही रीजन है वो आपका एक सेक्शन में नहीं दे पा रहा है। वो कभी अगर फ्यूचर में अलग सेक्शन करेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर सेक्शन अलग नहीं करेगा तो आप बस बेसिक्स जान के जाओ, जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस फील हो। अगर आप बेसिक्स पढ़ के नहीं जाओगे ना, तो आपका माइंड हमेशा वही चीज चलेगा, अरे यार रीजनिंग में अगर कंप्यूटर आ गया तो। इसीलिए बता रहा हूं कि आपके माइंड को पॉजिटिव फील कराने के लिए बेसिक्स थोड़ा पढ़ लेना, कभी एक आधा घंटा 1 घंटा, बस ऐसे टाइम पास की तरह, मैगजीन पढ़ने की तरह। तो आई होप आपको एक प्रॉपर आइडिया दे दिया। जो जो टॉपिक्स मैंने आपसे कहा था उन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको मैंने डिटेल दे दिया है। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो जाने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है। हर एक पॉइंट को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी आपके जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। आई विल लव टू हेल्प यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलकर तैयारी करेंगे प्री और मेंस, यानी कि आपके नियर फ्यूचर में आईबीपीएस पीओ मेंस है और थोड़े दूर में एसबीआई पीओ और क्लर्क का प्री है। तो इसका मेंस और उसके उनके प्री के लिए अल्टरनेट पे आपके क्लासेस इसी करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे जल्दी ही स्टार्ट होगा। तो चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिएगा, और अगर 23 का पेपर प्री का और मेंस का चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर से बताइएगा। तो चलता हूं, अगले सेशन पे मिलते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।